हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में जो है हमने सेक्शन नंबर 163 तक जो है कर लिया था। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो कि 173 जो सेक्शन से आज हम उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, अब जो चैप्टर है ना, जो चैप्टर नंबर 13 हो कंप्लीट जो होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोसीजर जो है, आप जब कोर्ट में जाते हैं, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से जो है ये जो चैप्टर 13 है वो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। चैप्टर 13 जो होगा वो बात करता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर एंड देयर पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेट। ये कहता है पुलिस ऑफिसर की जो पावर है इन्वेस्टिगेट करने की, उसके बारे में बात करता है। और इंफॉर्मेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, उसके बारे में बात करता है कि जब किसी पुलिस ऑफिसर को जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसकी फर्स्ट ड्यूटी क्या बनती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो हम बताएंगे कि कैसे पुलिस के पास जो होगी इंफॉर्मेशन जाती है तो कब जो है एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट कब सबमिट करेगी, किस कोर्ट में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यदि जो चैप्टर नंबर 13 बताता है कि क्या है। तो चैप्टर नंबर 13 को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 को जो है फुल डिटेल जो है इसको मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। इसका हर एक हो सकता है कि एक दो सेक्शन में ही जो है एक दो वीडियो निकल जाए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी मुझे ना एक मिनट दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 सॉरी, सेक्शन 173, चैप्टर नंबर 13, सेक्शन 173। तो ये क्या बात करता है? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, संज्ञेय मामलों में इत्तला या सूचना। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है? एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस irrespective of the area where the offense is committed may be given orally or electronic communication to an officer in charge of police station। यह क्या कहता है? किसी जो है संज्ञेय अपराध के होने की सूचना है, कोई जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है किसी को मिल, उसकी सूचना जो है किसी पुलिस ऑफिसर को मिलती है, वो सूचना जो है ऑरली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू मिलती है। और सूचना जो ऑरली, रिटन या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जा सकती है। किसको मिलती है? पुलिस ऑफिसर को। फर्स्ट क्या कहता है? एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको मे बी गिवन ऑरली, जो कैसे दी जाती है? ऑरली या रिटन में भी हो सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है किसको दी जाती है? पुलिस स्टेशन इंचार्ज को। अच्छा लिखिए, देखो, ऑफेंस may be given by orally, written और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है किसी पुलिस इंचार्ज को दी जाती है। उसके बाद क्या आता है? orally it shall be reduced in the writing of the itself under the direction of the read over the informant and every such informant whether given in the writing is reduced in writing shall be signed by the person giving it। अच्छा ये क्या कहते हैं? जब कभी अगर यदि इंफॉर्मेशन जो है ऑरल में दी गई है, ऑरली में दी गई है, तो क्या करेगा? उसको जो है पुलिस ऑफिसर जो होगा उसको रिटर्न में करेगा। रिटर्न में करने के बाद जो है उस पर जो है उसको पढ़कर सुनाएगा, रीड करके सुनाएगा इंफॉर्मेंट को। ठीक है, उसके बाद जो होगा
उसके उसके साइन करवाए जाएंगे इंफॉर्मेंट के। साइन बाय इंफॉर्मेंट। याद रखिएगा चार चीजें यदि ओरल में मिलती है तो होगा पुलिस ऑफिसर उसको रिटर्न में करेगा, उसके बाद जो उसको पढ़कर सुनाएगा, रीड आउट करेगा इंफॉर्मेंट को, उसके बाद जो उसका साइन करवा लेगा जिसने इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद कहता है by electronic communication itself taken on record by him or the being signed within 3 days। और यदि जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी गई है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको रिटर्न करने के बाद में जो है 3 दिन के अंदर, ये नया जोड़ा गया है याद रखना, ये सब ये पहले नहीं था, 3 डेज के अंदर जो है इंफॉर्मेंट के उस पे साइन करवाएगा, इंफॉर्मेंट के साइन करवाएगा, जिसने इंफॉर्मेंट के साइन वगैरह करवा लेगा। 3 दिन के अंदर ये टाइम पीरियड याद रखना, नया जोड़ा गया तो पूछ सकते हैं एग्जाम में। और उसके बाद कहता है एंड इन द सब्सटेंशियल देयर ऑफ सेल बी एंटर्ड इन ए बुक ऑफ कीपिंग सच ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट में भी प्रिस्क्राइब। और जो है उन सबको उस इंफॉर्मेशन को मिलने के बाद जो क्या करेगा, उसको बुक में एंटर कर देगा। कौन सी बुक होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करेगी, एंटर कर देगा इंफॉर्मेशन को किसमें, बुक में, बुक के अंदर, प्रोवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये बुक कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी उस हिसाब से होगी। उसके बाद कहता है प्रोवाइडेड दैट इट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन वुमेन अगेंस्ट, ये रेप वगैरह की बात करते हैं सारे सेक्शन जो हैं। BNS alleged has been committed to attempt or such information shall be recorded by the woman police officer or any woman officer। अच्छा, अब ये क्या कहता है, इसका प्रोविजो है, ये कहता है कि यदि जो है इंफॉर्मेशन किसी रेप ऑफेंस की मिलती है, रेप ऑफेंस की जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, इसमें 74 75 की क्या, हाँ 71 74 75 76, ये 74 में जो है 75 में क्रिमिनल हैरेसमेंट वगैरह है, 76 में जो है किसी स्त्री को जो है विवस्त्र करने से, 77 में व्यूरिज्म है, 78 में स्टॉकिंग है। तो ये सारे वही सेक्शन है, 74 70 रेप एंड 74 75 76 7 8 एंड 9, ये जितने भी सेक्शन है आप देख लेना। इसमें यदि इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्या करेगा, इनके होने की अटेम्प्ट या फिर कमिटेड, इनके या इसके होने की या होने के प्रयास की जो किसी को इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्या करेगा, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है, यदि किसी को इंफॉर्मेशन मिलती है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही जो है उसको लिखेगी। ये बात करता है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर ही लिखेगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर ही इसको जो है राइट डाउन करेगी। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद एक प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये वही रेप ऑफेंस की बात करता है। ये क्या कहता है, इट हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड टू टेम्परेरी परमानेंट मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट convenience place the such person choice in the person of an interpret or a special educator as the case may be। अच्छा, ये क्या कहता है, ये कहता है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये क्या कहता है, प्रोविजो का ए, अच्छा हाँ प्रोविजो का ए है। ये क्या कहता है, यदि रेप रिलेटेड या फिर जो इसमें सेक्शन है या फिर 74 जो 79 तक एंड 124 एसिड अटैक का है,
इनसे रिलेटेड या इनके होने की किसी को जो सूचना मिलती है, और जो होगा वो alleged has been condemned temporarily जो permanently mental physically disabled है, यदि वो जो होगा temporarily mentally और physically disabled है, तब क्या होगा उस कंडीशन में, तो जो होगा जो एफआईआर होगी ना, जो कंप्लेंट होगी एफआईआर होगी, तो वो उसके घर पे जाकर जो है उसके रेजिडेंस पे जाकर के जो है लिखी जाएगी, या फिर वो जो कोई अदर प्लेस पर जो वो सजेस्ट करे जहां पर वो जो है आसानी से खुलकर बोल सके, बता पाए, ये क्या करेंगे, या फिर हिंदी में बोलते हैं सुगम प्लेस, इसमें बोलते हैं कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस, या जो होगी कन्वीनियंट प्लेस सच पर्सन चॉइस। जहां पर जो है वो चाहे जो है रेप विक्टिम जो है जहां पर चाहे वो वहां पर जो है अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकती है, या फिर इंफॉर्मेशन लिखवा सकती है, जो भी है एफआईआर लिखवा सकती है। तो उसके बाद बी कहता है द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफर। अच्छा यही पूरा नहीं हुआ, फिर वो उसके बाद कहता है उसके प्लेस पर जाके ये जो लिखी जाएगी, और यदि उसको किसी इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है तो जो है उसको भी जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें नेक्स्ट बात कहती है यदि उसको इंटरप्रेटर की आवश्यकता है तो जो होगा उसको भी जो है उपलब्ध करवाया जाएगा उसके लिए। उसके बाद बी पॉइंट इसका कहता है, बी क्या कहता है, जो रिकॉर्डिंग होगी ना, इंफॉर्मेशन जो देगी, इंफॉर्मेशन की जो होगी वीडियोग्राफी तैयार की जाएगी, इंफॉर्मेशन की क्या होगी, वीडियोग्राफी, उसकी वीडियोग्राफी बनाई जाएगी। The police officer shall get the statement of the person recorded by the magistrate under section clause A or subsection 6 of the 83 or as soon as possible। और जो है उस पर्सन की जो है उसकी जो है 183 की जो जितनी जल्दी हो सके 183 की जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के सामने उसकी रिकॉर्ड करवाने का प्रयास रिकॉर्ड करवाई जाएगी, जितनी जल्दी हो। 6 का ए विदाउट डिले जो होगा ये कोशिश करी जाएगी कि मजिस्ट्रेट के सामने जो है इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद 3 कहता है विदाउट प्रेजुडिस इन द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन, अच्छा सॉरी 2 रह गया, ए कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा ये बात करता है कि जो इंफॉर्मेंट है ना उसको कॉपी जो होगी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, कॉपी जो होगी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद 3 कहता है, 3 में लिखना कहता है कि यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट जो है 3 साल से ज्यादा किंतु 7 साल से कम है, कितनी है, ये 175 हो गया जो अभी हम कर रहे हैं, सॉरी 173। यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट कितनी है 3 साल से ज्यादा किंतु 7 साल से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि कोई इसका 3rd कहता है, ये भी न्यू जोड़ा गया है बीएनएसएस में, ये न्यू है। इसकी क्या कहता है, यदि जो है कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा किंतु 7 साल से कम है, ठीक है, ऐसा कोई ऑफेंस है, इसकी जो पनिशमेंट है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो थाने का जो इंचार्ज होगा ना, पुलिस स्टेशन इंचार्ज जो होगा, वो पहले क्या करेगा, वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा पहले, और 14 डेज के अंदर जो होगा वो अपनी रिपोर्ट को भेजेगा। किसको भेजेगा, इसमें बताता है डीएसपी को जो है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है उस रिपोर्ट को भेजेगा 14 डेज के अंदर जो है कंप्लीट करने के बाद अपनी इंक्वायरी। ये क्या करेगा, यदि कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो जो क्या करेगा, पुलिस इंचार्ज
पुलिस स्टेशन इंचार्ज होगा वो क्या करेगा, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। पहले जो होगा वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, वो एक इंक्वायरी करेगा, ठीक है। हाँ, ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किस लिए होगी, ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसलिए होगी कि ये देखा जाए कि जो इंफॉर्मेशन मिली है क्या वो सही भी है या नहीं है। तो 14 डेज के अंदर अंदर जो होगा, कितने दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर, 14 डेज के अंदर जो होगा ये इंक्वायरी करी जाएगी। और कौन करेगा, और इसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। ये क्या होगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा 14 डेज में। इसकी रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड करेगा, ये देखने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई के लिए जो है प्राइमा फेसिए जो केस प्राइमा फेसिए एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये कहता है एग्जिस्ट ए प्राइमा फेसिए केस। ये इसका सब क्लोज 2 है, सॉरी हाँ 2, और ये इसका 1 है, ठीक है। थर्ड का ये 1 है, ये 2 है। कितने दिन का, 14 डेज के अंदर जो होगा रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसको किसको भेज दिया जाएगा, डीएसपी को, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यदि ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा 7 साल से कम है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होगा वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, ये जानने के लिए कि क्या जो ये बता रहा है क्या वो चीज सही है, वो एक्चुअल में हुआ है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। उसके बाद में वो जो रिपोर्ट होगा वो डीएसपी को देगा 14 दिन के अंदर। और दूसरा कहता है कि यदि एग्जिस्ट ए प्राइमा फेसिए केस, यदि उसको लगता है कि जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जो है, तो जो होगा उसको एफआईआर को रजिस्टर्ड कर देगा। उसके बाद फोर्थ कहता है ये वही है जिसमें देखो फोर्थ कहता है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर, आपने जो है किसी को कंप्लेंट दी, इंफॉर्मेशन दी पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड करने से मना करती है, तो तब आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप जो होगा एसपी को जो है बाय पोस्ट जो है शिकायत कर सकते हैं या कंप्लेंट भेज सकते हैं। आपकी जो भी कंप्लेंट होगी आप जो है एसपी को है इन्फॉर्म कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उसकी भी, ठीक है। यदि जो है पुलिस जो है आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है तो आप जो है एसपी के पास जा सकते हैं, या फिर आप जो है बाय पोस्ट जो है अपनी इंफॉर्मेशन या जानकारी जो आप देना चाहते हैं उसको जो है उसके पास भेज सकते हैं। और उसमें ये भी बता सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो है हमारे एफआईआर जो है वो नहीं लिख रहा है या फिर मना कर रहा है। बहुत सी बार होता है ऐसा, जब किसी पावरफुल पर्सन के खिलाफ जो है एफआईआर लिखने की बात आती है तो क्या होता है, उसको वहीं दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये था जो था हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। ये था कि जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा फर्स्ट टाइम में, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे यदि हमें ऑरल में जो मिलती है, फर्स्ट कहता है इसका, यदि पुलिस स्टेशन और इंचार्ज को जो है ऑरल में सूचना मिलती है, किसी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको रिटर्न में करेगा, उसके बाद जो है उसको पढ़कर सुनाएगा, फिर उसके साइन करवाएंगे। अगर यदि वो दूसरा सब क्लोज कहता है इसका, यदि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिली है तो 3 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, उसको जो है रिटर्न में करके जो है उस इंफॉर्मेट को उससे साइन करवा लेगा। उसके बाद प्रोविजो कहता है इसका, यदि रेप रिलेटेड से या जो सेक्शन 74 से 79 तक बीएनएस में दे रखे हैं उनसे रिलेटेड यदि कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उनके होने की या अटेम्प्ट की, तो जो होगा महिला अधिकारी जो होगा ऐसे उसमें इंफॉर्मेशन लिखेंगी। सेकंड प्रोविजो इसका ये कहता है, सेकंड प्रोविजो का ए, यदि रेप रिलेटेड है 74 टू 79 के ऑफेंस से है तो क्या करेगा वो उसके रेजिडेंस पर जाके लिखी जाएगी, वो इंफॉर्मेशन जो देती है तो उसके रेजिडेंस पे जाकर लिखी जाएगी, या फिर ऐसे स्थान पर जहां पर वो ठीक समझे या फिर अपने आप को कंफर्टेबल समझे। और यदि उसको जो है किसी जो है इंटरप्रेटर की जरूरत है तो उसको भी जो है उसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद है ये कहता है कि जो इंफॉर्मेशन वो दे रही है ना उसकी एक रिकॉर्डिंग तैयार करी जाएगी। थर्ड कहता है कि विदाउट डिले जो उसके सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और जो 183 की जो स्टेटमेंट है उनको रिकॉर्ड करने के लिए। सेकंड कहता है इसको कॉपी जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। थर्ड कहता है प्रीजुडिस
एक जो है यदि किसी को इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके ऑफेंस की पनिशमेंट जो है 3 साल से ज्यादा किंतु 7 साल से कम है, तो क्या करेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होगा एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है ये जानने के लिए कि वास्तव में ये कोई ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो वो जो होगा इंक्वायरी करेगा और 14 डेज के अंदर जो होगा उसकी रिपोर्ट जो होगा डीएसपी को सबमिट करेगा। उसके बाद फोर्थ कहता है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर जो है आपकी कंप्लेंट को नहीं रजिस्टर करता है इंफॉर्मेशन देने के बाद, तो आप जो है एसपी को जो है बाय पोस्ट जो है जानकारी दे सकते हैं या फिर उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। 174 क्या कहता है, इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। अच्छा, अभी हमने 173 में बात करी थी कॉग्निजेबल केसेस की, अब बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल केसेस की। वो क्या कहते हैं, देखो इसमें पावर्स की बात करता है, पुलिस स्टेशन की जो पुलिस की पावर्स की बारे में बात करता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ऑफेंस होता है ना, ठीक है, 2-3 कंडीशंस होती है। पहला, यदि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 173 में जो है उसकी 173 के 1 में जो पुलिस ऑफिसर को उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, फाइल करेगा, ठीक है, यदि वो कॉग्निजेबल है तो कॉग्निजेबल मैटर। यदि वो एनसीआर है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है उसको मिलती है, और यदि वो ये है 174 एनसीआर 174 और ये है कंप्लेंट। आई होप ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 174 की। इसमें कुछ केसेस बता दूं, चलो पहले इसको कर लेते हैं एनसीआर को, उसके बाद में जो है कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। यदि आप 173 और 4 को पढ़ते हैं, 4 को तो फिर भी नहीं, यदि 173 को आप पढ़ते हैं तो उन केसेस की जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इन एनसीआर केसेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। अच्छा, ये क्या कहता है, इसका प्रोविजन 174 ये क्या कहता है, देखो, when information is given to an officer in charge of police station in the commission within the limits of such station and non-cognizable offence, it shall enter the substances of the information in a book to the keeper officer of from the state government, may be rules prescribed, refer to the informant to the magistrate, forward to daily diary report all such cases fortnightly to the magistrate। ये क्या कहता है, यदि किसी को पुलिस स्टेशन इंचार्ज को जो है एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिटर्न में करेगा। पहली ड्यूटी क्या होगी उसकी, वो उसको रिटर्न में करे, ठीक है। रिटर्न में करने के बाद वो क्या करेगा, यदि उसकी इसका सेकंड ये है कि उस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन के अंदर, देखो क्या होता है, ये मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है पूरी कंप्लीट, ठीक है, ये एक पूरी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें क्या होता है, कई सारे स्टेशन बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब जो होगा ना इंफॉर्मेशन, वो इस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन से अंदर से मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां से मिल गई। हाँ, यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो जो होगा वो कहीं से भी जो है उसको रजिस्टर करवा सकता है, जीरो एफआईआर का प्रोविजन के थ्रू। ज्यादातर जीरो एफआईआर कॉग्निजेबल केसेस में होती है, हालांकि एनसीआर में भी हो सकती है। इसमें सेक्शन नंबर 174 ये कहता है कि जो होगा इस ज्यूरिडिक्शन के अंदर पुलिस स्टेशन, मान लीजिए एक पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन, ये इतने सारे पुलिस स्टेशन, इस पुलिस स्टेशन के अंदर थे, जो भी ज्यूरिडिक्शन के अंदर इनको इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो क्या करेंगे, उसको राइट डाउन कर करके जो रिटर्न में करेंगे। रिटर्न में करने के बाद क्या करेंगे, उसको जो है उस ज्यूरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट को भेज देंगे। पहले बुक में एंटर करेंगे जो उनको स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखी है, एंटर करने के बाद वो दो काम करेंगे। पहला, उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे जिसकी भी ज्यूरिडिक्शन बनती है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है, और उसको जो है मजिस्ट्रेट को जाने का निर्देश दे देंगे। यदि वो ओरल में है तो मजिस्ट्रेट को जाने का ऑर्डर दे देंगे, और यदि वो रिटर्न में है तो उसको क्या करेंगे, डेली डायरी रिपोर्ट, जो ये डेली डायरी रिपोर्ट है उसको जो है मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया डेली डायरी रिपोर्ट। डेली डायरी रिपोर्ट को जो होगा मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है।
ये दो काम जो है इसमें करेंगे। उसके बाद सेकंड कहता है इसका, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट एनसीआर विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। अच्छा ये होगा फर्स्ट। सेकंड कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट जो होगा, विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट जो है उस केस में, एनसीआर के केस में इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड कहता है एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग एनी सच ऑर्डर टू एक्सरसाइज द सेम पावर इन द रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा ये कहता है कि यदि जो है उसको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिलता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो क्या करेगा, वो होगा उसे उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकता है जैसे कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में करता है, ठीक है। एक्सेप्ट वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, एक्सेप्ट वो अरेस्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट वो अरेस्ट नहीं कर सकता। हालांकि वो जो होगा कॉग्निजेबल केस की तरह ही जो होगा इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उसमें। यह कहता है इसका थर्ड। हाँ ये कहता है वेयर ए केस रिलेटेड टू और मोर ऑफेंसेस in which at least one is cognizable and deemed to be a cognizable case, nothing is standing on the non cognizable। अच्छा ये कहता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने क्या है, दो ऑफेंसेस के होने की जो है सूचना मिलती है, ठीक है, ये ऑफेंस होता है यहाँ, ठीक है, दो ऑफेंसेस की सूचना मिलती है। फर्स्ट जो होता है एनसीआर होता है, सेकंड जो होता है वो कॉग्निजेबल होता है। दो ऑफेंसेस की सूचना मिलती है एक साथ में, तो क्या करेगा, इनको जो है ना तो फिर दो ऐसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कॉग्निजेबल मैटर की तरह ही जो है इन्वेस्टिगेशन होगी और उसको कॉग्निजेबल मैटर समझा जाएगा। यदि वो एनसीआर की भी रिपोर्ट मिलते है तो उसको जो है कॉग्निजेबल समझा जाएगा, यदि दोनों में से एक जो है कॉग्निजेबल है तो। ये कहता है इसका सबसेक्शन नंबर 4। अब करता है सेक्शन नंबर 175, पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। जो कॉग्निजेबल मैटर्स है ना उसमें पुलिस ऑफिसर की पावर्स के बारे में बात करता है कि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। ये तो था एनसीआर का। एनसीआर को अब हम करेंगे सेक्शन नंबर 174। इसको हम डिफॉल्ट एफआईआर भी बोलते हैं। इसका फर्स्ट क्या कहता है कि यदि कहीं पर भी जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि पहले तो जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें पुलिस ऑफिसर जो होगा विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जहां कहां तक इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चन ये भी बनता है कि कहां तक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो वो जो होगा अपने जो है कोर्ट की जुरिडिक्शन, जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती है उस कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर तक जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये कहता है फर्स्ट। इसका फर्स्ट प्रोविजन कहता है क्या कर सकता है, विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है मैटर को, इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। तो किसी भी कॉग्निजेबल केस में जो होगा पुलिस ऑफिसर जो होगा विदाउट जो ऑर्डर है मजिस्ट्रेट का उसके बिना में जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसका एक प्रोविजो है, ये नया जोड़ा गया है। ये क्या कहता है, देखो प्रोविजो कहता है कि एसपी जो होगा ना वो नेचर की ऑफेंस की नेचर और ग्रेविटी को देखते हुए उस केस को जो होगा डीएसपी को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल सकता है। एसपी जो होगा ना वो क्या करेगा, ऑफेंस के नेचर एंड ग्रेविटी, गंभीरता को देखते हुए उसको जो क्या करेगा डीएसपी से इन्वेस्टिगेट करा सकता है यदि वो चाहे तो, ठीक है। डीएसपी से इन्वेस्टिगेट करवा सकता है एसपी, ऑफेंस की नेचर और ग्रेविटी को देखते हुए।
उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है नो प्रोसीडिंग ऑफ ए पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस shall may be then stage called questions on the ground on the case was one which was officer was not empowered under this section in investigation। हाँ, यदि कोई पुलिस ऑफिसर जो है सेकंड कहता है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करता है तो उसकी इंक्वायरी को ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन ये करने के लिए जो है ये एम्पावर्ड नहीं था, इसको जो है क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसके बाद 175 का 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, जब कभी भी देखो 175 3 क्या कहता है, तो जब कभी जो है पुलिस ऑफिसर जो है इन हमारे एफआईआर को दर्ज नहीं करता, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एसपी को जो है बाय पोस्ट भेजते हैं या हम खुद जा करके जो है एसपी से मिलते हैं या फिर उसको अपनी जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर भी जो है हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तब उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो होगा 175 के 3 में 175 3 या 156 3 ऑफ सीआरपीसी में जो है हम कोर्ट के थ्रू जो है एफआईआर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि क्या कोर्ट जो है एफआईआर दर्ज कराने का ऑर्डर दे सकती है, तो क्वेश्चन ये है। तो कोर्ट जो है कभी भी एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर नहीं दे सकती, कोर्ट हमेशा जो है इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देती है कि हाँ, कोर्ट जो कि मैटर को पहले सुनेगी, उसके बाद जो है कोर्ट को यदि ठीक लगता है तो वो क्या करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे देगी। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो विदाउट एफआईआर दर्ज किए बिना जो है नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले कोई होगी एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो एफआईआर है और कोर्ट जो ऑर्डर देती है वो देती है इन्वेस्टिगेशन का। तो इसको याद रखिएगा। सबसेक्शन 3 इतना ही कहता है कि जब आपकी कभी एफआईआर 173 के 4 देखो, ये क्या कहता है, सबसेक्शन 4 of the section 173 after making an inquiry such necessary submission made in the regard the police officer order to such investigate वो mention, वो हमेशा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देती है, याद रखिएगा इसी को। 175 का 3 ये कहता है कि जब भी कभी पुलिस ऑफिसर या फिर जो होगा एसपी के आवेदन करने के बाद भी जो है आपकी एफआईआर जो ना लिखी जाए, उसके बाद जो होगा आप कोर्ट के थ्रू जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो ये है सेक्शन नंबर 175 का 3, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आमतौर पर इसका चलन जो है आपको बहुत देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं सब सेक्शन 4 एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड सेक्शन अंडर सेक्शन 210 मे अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज ऑर्डर इन्वेस्टिगेट। अच्छा, जब क्या होता है, कोर्ट कहता है कि जब भी कभी कोर्ट को जो है किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो है किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो है कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या मिलती है, किसी कंप्लेंट मिलती है, रिसीविंग कंप्लेंट अगेंस्ट ए पब्लिक सर्वेंट। जब कभी जो है किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो है कंप्लेंट मिलती है तो कोर्ट उस कंडीशन में क्या करेगी, तो कोर्ट क्या करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट करेगी रिसीविंग ए रिपोर्ट कंटेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंसिडेंट फॉर द ऑफिसर सुपीरियर ऑफ हिम। तो क्या करेगी, एक रिपोर्ट मंगाएगी, किससे, या तो जो होगा उसके सुपीरियर ऑफिसर से, सुपीरियर ऑफिसर से जो होगा एक रिपोर्ट मंगाएगी, उसकी जो है रिपोर्ट मंगवा सकती है उनके फैक्ट की भाई बताओ क्या हुआ है। सेकंड कहता है after consideration the assessment made with the public servant as an institution in the lead of the incident early, या फिर जो है उसी पब्लिक सर्वेंट को जो है बुला करके उससे फैक्ट के बारे में जो है पूछा जा सकता है। तो तब तक जो है ये दो कंडीशन जो है इनमें लगा दी है कि पहले जो होगा कोर्ट जो होगा किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ यदि कोई कंप्लेंट आती है तो उसको जो होगा पहले उसके सीनियर से जो होगी रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी और रिपोर्ट पर विचार करने के बाद में जो है उसका इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जो है दे सकता है कोर्ट सेकंड में। इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देगा, ये बात करता है सेक्शन 4।
याद रखिएगा। फर्स्ट में जो है उसको सुपीरियर से पहले रिपोर्ट मंगाई जाएगी, उसके बाद ही उसको यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो वो क्या बोलेगी, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देगी। अच्छा अब हो जाता है 174 कंप्लीट। अब इसके बाद भी कुछ, हालांकि इससे पहले ही करने चाहिए थे, लेकिन जो है इसको समझने के बाद ही जो है आपको केस लॉज जो है अच्छे से समझ में आएंगे कि वो क्या कहते हैं। कुछ केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनके लिए अपनी नोटबुक भी लेके आया हूं, जैसे कि हासिफ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फर्स्ट केस था हासिफ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, सेकंड था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। केस लॉज आप बाद में पढ़िएगा, पहले एक दो सवाल के तो जवाब मैं आपको बता देता हूँ। केस लॉज मैं भी लिखवाऊंगा आपको थोड़ी देर में कि क्या है केस लॉज, उससे पहले कुछ और मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना जरूरी है कि एफआईआर है क्या। ये मुझे पहले बताना चाहिए था बट मैं बता नहीं पाया। एफआईआर क्या है, एफआईआर क्या है, तो देखिए जब भी कभी कोई ऑफेंस होता है तो ऑफेंस दो ही तरीके के होते हैं मेनली। ऑफेंस कहीं पे हुआ, ठीक है, तो या तो एनसीआर होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, या फिर वो कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल थर्ड तरीका उसका कंप्लेंट का भी है, उसको भी आप लिख सकते हैं, कंप्लेंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफेंस है वो दो ही तरीके के होते हैं, या तो नॉन कॉग्निजेबल होगा या वो कॉग्निजेबल होगा। नॉन कॉग्निजेबल 174 और ये 173 इसकी ये बात करता है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि एफआईआर है क्या। एफआईआर आमतौर पे क्या है, एफआईआर क्या है कि इंफॉर्मेशन, किसी ऑफेंस के होने की जानकारी को मिलना, जानकारी मिलना, सर्वप्रथम समय पर दर्ज कराई गई जो रिपोर्ट है उसी को एफआईआर कहते हैं। यदि मान लो जो है कभी कहीं पर ऑफेंस हुआ कोई भी, उसकी इंफॉर्मेशन आपने दी, उसकी इंफॉर्मेशन जो है दी आपने जो होगा, और जो सर्वप्रथम जो रिपोर्ट दर्ज करी जाएगी ना आपकी इंफॉर्मेशन के बेस पर, उसी को जो है एफआईआर कहा जाता है। सर्वप्रथम जो रिपोर्ट, सबसे पहले सर्वप्रथम जो रिपोर्ट दर्ज करी जाएगी ना वही एफआईआर है। दर्ज रिपोर्ट को ही एफआईआर कहते हैं। अच्छा अब बात आती है कि एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू क्या है। इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है, इसका साक्ष्य के रूप में, क्या इसका एविडेंस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसकी जो होगी एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी, तो एफआईआर की कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है। इसको सिर्फ जो है कॉर्पोरेट के लिए यूज किया जा सकता है एफआईआर को। ये हिंदी में बोलते हैं संपोषक साक्ष्य के रूप में ही यूज किया जा सकता है। ये एविडेंस के रूप में जो होगा एडमिसिबल नहीं होती है। एविडेंस साक्ष्य के रूप में, देखो ये क्या कहते हैं, साक्ष्य के रूप में जो है ये एडमिसिबल नहीं है। एडमिसिबल नहीं है, इसको सिर्फ कॉर्पोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। यूज ओनली फॉर कॉर्पोरेट। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चलो एफआईआर हो गई, आपने जो है किसी पुलिस ऑफिसर को, पुलिस को जो है आपने इंफॉर्मेशन दे दी। अब बात आती है कि क्या पुलिस ऑफिसर जो है आपने इंफॉर्मेशन देने के बाद में जो क्या पुलिस ऑफिसर क्या बाउंड है कि आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो यही क्वेश्चन जो है किसमें उठा था, यूपी वर्सेस स्टेट ऑफ ललिता के केस में जो क्वेश्चन उठा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है पुलिस ऑफिसर का दायित्व है, पुलिस का ये दायित्व है कि वो जो होगा सर्वप्रथम जो है एफआईआर को दर्ज करें। ये स्टेट ऑफ ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा था एफआईआर लिखना जो है पुलिस ऑफिसर का दायित्व है, और पुलिस जो है एफआईआर लिखने से भाग नहीं सकती या बच नहीं सकती। अधिक से अधिक पुलिस जो होगी वो जो होगा इंक्वायरी कर सकती है इस चीज के लिए, किसी ऑफेंस की जांच करने के लिए कि कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। सॉरी दोस्तों, लाइट चले जाते तो देखना पड़ता है, इस वीडियो में कहीं दिख भी रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है। अच्छा अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीरो एफआईआर। अच्छा ये तो बता दिया कि पुलिस जो है बाउंड है, वो अपने दायित्व से बच नहीं सकती। यूपी वर्सेस स्टेट ऑफ ललिता में, स्टेट ऑफ ललिता या यूपी जो भी आप कहना चाहें, ठीक है।
अब बात करते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होती है। व्हाट इज जीरो एफआईआर? जीरो एफआईआर क्या होती है, देखो ये बताता हूं। देखो ये दो पुलिस स्टेशन, ठीक है, एक के अलग अलग जुरिडिक्शन है, ठीक है। इस पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन के अंदर इस प्लेस पर जो है कोई ऑफेंस होता है, ठीक है। तो ये ऑफेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन क्या कर सकता है, ये पर्सन चाहे तो क्या, अगर ये पर्सन यहाँ पर रहता है, ठीक है, और इसको इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर ये यहाँ आ जाता है किसी रीजन से, किसी भी कारण से, आने की बात नहीं है, यदि ये चाहे और ये यहाँ जाकर एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है कि मान लीजिए इनका पुलिस स्टेशन यहाँ पर है, किसी मैं बता रहा हूँ ऐसे नॉर्मली आप समझ जाइएगा, ठीक है। इनके यहाँ से ये नजदीक पड़ता, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस या किसी ऑफेंस के होने की सूचना को जो है लिखवा सकते हैं और ये एफआईआर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ इस पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में जो है ये एफआईआर लिखवा सकते हैं। ऑफेंस यहाँ पे हुआ तो यहाँ भी जो है एफआईआर लिखवा सकते हैं और वो एफआईआर लिखेंगे, वो एफआईआर को नोट डाउन करेंगे। वो एफआईआर से मना ये कहकर नहीं कर सकते कि यहाँ की जुरिडिक्शन नहीं बनती है, तो वो क्या करेंगे, अच्छा जीरो एफआईआर में कुछ नहीं होता, सेम एफआईआर होती है, सेम प्रोसीजर होता है आपके लिखने का। जैसे जैसे कॉग्निजेबल में आप स्टेशन के अंदर अपने लोकल स्टेशन में आईजी आप लिखवाओगे तो सेम प्रोसीजर है। वो क्या करते हैं, सिर्फ एफआईआर का एक नंबर होता है, तो वो उस नंबर में क्या करते हैं 00 डाल देते हैं, तो वो होगा, वो जीरो एफआईआर होती है और उसको जो फॉरवर्ड कर देते हैं उस पुलिस स्टेशन को जिसकी जुरिडिक्शन के अंदर ये ऑफेंस हुआ है, ये होती है जीरो एफआईआर। और जो है जीरो, इस एफआईआर में जीरो एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे स्टेशन की जुरिडिक्शन के अंदर जो है, दूसरे स्टेशन के अंदर अपने स्टेशन की जुरिडिक्शन के बाहर जो है किसी भी स्टेशन में जो है इंफॉर्मेशन देना या जो है एफआईआर लिखवाना, उसी को जो बोलते हैं जीरो एफआईआर। और दूसरा इसके एविडेंटरी वैल्यू को जो हमने चेक कर लिया था। अच्छा अब बात करते हैं ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कुछ पॉइंट बताए थे, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललिता, फर्स्ट क्या कहा था इसमें, बीएनएसएस की धारा 153 के अंतर्गत पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना एक एसेंशियल एलिमेंट्स है। पुलिस को जो होगा 173 में जो है, यदि 173 में जो है उसको एफआईआर दर्ज करना ही होगा, ये अनिवार्य है, एसेंशियल है, अनिवार्य है ये। इसमें ये कहा था कि पुलिस को जो है एफआईआर दर्ज करनी ही है। सेकंड पॉइंट वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी स्थिति में जहां उक्त सूचना में अपराध के संज्ञेय होने के कारण पता नहीं चलता परंतु जांच की आवश्यकता का पता चलता है, वहां अपराध की प्रकृति का पता लगाने के लिए जो होगा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। दूसरे में ये कहता है कि जहां पर जो है हमें ये ना पता चल रहा हो कि ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर जो होगा वो चाहे तो वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। थर्ड कहता है कि यदि प्रारंभिक जांच के बाद पता चले कि अपराध प्रकृति संज्ञेय है तो वो एफआईआर दर्ज कीजिए। यदि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये जो है एफआईआर यदि ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी जो है एफआईआर दर्ज करी जाएगी। पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करने से देरी नहीं बच सकते और एफआईआर दर्ज करने के बाद निश्चित कदम उठाना होगा। तो पुलिस ऑफिसर आपको जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए मना नहीं करेंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, एक स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल था। इसमें क्या कहा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि एफआईआर को रद्द करने के ग्राउंड्स के बारे में बताया था। कोई कौन से ग्राउंड हो सकते हैं, यदि क्या कहता है कि यदि एफआईआर में लगाए गए किसी अपराध के होने की तरफ इशारा, यदि किसी अपराध के ना होने की तरफ इशारा करते हो तब जो होगा उस एफआईआर को जो है रद्द किया जा सकता है। दूसरा कहता है यदि वो एफआईआर जो होगा बुरे इंटेंशन से, बैड इंटेंशन से जो है दर्ज कराई गई हो तब जो है उसको रद्द किया जा सकता है। एक केस था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनीत रामुलु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था। अच्छा ये दूसरा था, ये तीसरा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनीत रामुलु। ठीक है, पुनीत रामुलु, हिंदी में इंग्लिश में समझ ना आ रहा हो, पुनीत रामुलु।
इसमें क्या कहा गया था कि एफआईआर भेजने में की गई देरी का मुकदमे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कि ऐसी देरी असाधारण व अस्पष्ट ना हो। यदि जो है मजिस्ट्रेट को जो है एफआईआर भेजने में देरी करी गई है तो जो होगा उस कंडीशन में भी सिर्फ इसी ग्राउंड पर की जो है एफआईआर देरी से आई है, इसका जो है उस केस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि असाधारण और अस्पष्ट ना हो कंडीशन जो है। नहीं, ये नहीं है इसका, सॉरी। देरी से की गई एफआईआर तभी वैध मानी जाएगी जब देरी का उचित कारण और स्पष्टीकरण हो। इसमें ये है, ये मैं दूसरे केस की बता गया अभी आपको। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनीत रामलू में क्या कहा गया था, यदि कोई एफआईआर देरी से दर्ज की जाती है ना तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि क्यों आपने जो है उसको देरी से दर्ज करवाया। उसके बाद एक केस है अंजन दास गुप्ता वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। फोर्थ केस होता है इसका अंजन दास गुप्ता वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। दास गुप्ता वर्सेस पश्चिम बंगाल। ये इसका एक केस था। इसमें ये कहा गया था कि यदि मजिस्ट्रेट को जो है एफआईआर जो चालान वगैरह देरी से भेजा जाता है तो सिर्फ इसी बेस पर जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जो होगा उसका जो है जब तक कि उसका असाधारण व अस्पष्ट रीजन ना हो। उसके बाद एक केस आता है कि इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन क्या है, 176 में जो है इन्वेस्टिगेशन क्या है। 176 में जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो उसको हम ऑक्यूरेंस रिपोर्ट भी बोलते हैं। ऑक्यूरेंस रिपोर्ट क्या होती है कि सिर्फ मजिस्ट्रेट को सिर्फ इस चीज की जानकारी देना कि कोई ऑफेंस हुआ है और उसकी जो है हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे हैं, इसी को जो है ऑक्यूरेंस रिपोर्ट बोलते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन ये था कि क्या किसी मजिस्ट्रेट को जो है इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, कि क्या कोई मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है, क्या उसमें कोई कोर्ट जो होगी क्या उसमें कोई इंटरफेयर कर सकती है। तो इसका एक केस था एसएन शर्मा वर्सेस विपिन कुमार तिवारी। एसएन शर्मा वर्सेस विपिन कुमार तिवारी। इस केस में यह कहा गया था कि संज्ञेय अपराध में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति में मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में नहीं होती, किंतु यदि पुलिस अधिकारी किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है तो जो होगा मजिस्ट्रेट उसे इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश दे सकता है। मजिस्ट्रेट जो है किसी भी पुलिस ऑफिसर की इस पावर के अंदर जो है किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकता कि वो इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है, हाँ ये है कि यदि वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट जो होगा जांच करने के बाद में ये ऑर्डर दे सकता है कि आप जो है इस केस की जो है इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये कहा गया था एसएन शर्मा वर्सेस विपिन कुमार तिवारी में। उसके बाद है सकरी वासु वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2008। इसमें कहा गया था कि न्यायपालिका और पुलिस दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इनकी शक्तियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता तथा दोनों ही व्यक्तिगत कार्यों का सही ढंग से संयोजन करते हुए एक दूसरे के स्वतंत्र रहते हैं। एक इसमें और इंपॉर्टेंट केस था एक बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। निष्पक्ष विचारण और निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो आर्टिकल 20 एंड 21 में जो है एक संवैधानिक अधिकार है हमारा। इसमें ये कहा गया था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस बाबू सिंह ना बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में। उसके बाद जो है कुछ और केसेस हैं, उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में अगले जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 176 जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में जो है हम आगे अच्छे से करेंगे इसको। तो आज के लिए दोस्तों इतना है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। और यदि आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।